Studies by Preeti. Today we are going to start the chapter Power Sharing. As we have studied in class 9th about democracy, we have already started the study of democracy from class 9th. Up what we came to know about them from those chapters that in our democracy the power वो किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गन में नहीं रेस्ट कर सकता है, मीन्स कि एन इंटेलिजेंट पावर शेयरिंग अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज़ वेरी important to the design of a democracy. And now to understand it, that how important it is that power should be equally shared among the organs of the government, we in our chapter there is example of two countries, that is Belgium and Sri Lanka, जिनके केसेस सेम है, लेकिन एक कंट्री कैसे उस प्रॉब्लम को इंटेलिजेंटली हैंडल करती है एंड इट्स अ सक्सेसफुल कंट्री, और दूसरी कंट्री जिस तरह से उस प्रॉब्लम को हैंडल करती है, एट लास्ट इट हैड टू फेस सिविल वॉर सिचुएशन. दिस वी विल कवर इन दिस चैप्टर. नाउ let's take the example of Belgium first. As in this map you can see that Belgium there are three colors which you can see in this map. The yellow color, it shows the Flemish मीन्स डच स्पीकिंग लोगों को शो कर रहा है. जो हमारा एरिया रेड कलर से शो हुआ है वो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल को शो कर रहा है. दैट स्मॉल पोर्शन, इट इज़ द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, ब्रसेल्स, एंड द रेस्ट दिस पोर्शन इट इज़ द जर्मन स्पीकिंग पीपल 1%. अब इस मैप को देखने के बाद व्हाट वी कम टू नो दैट बेल्जियम क्या है, ये इट इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप. इसकी साइज़ की अगर हम बात करें तो ये हमारे स्टेट हरियाणा से भी छोटा है, और इसकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग हैं. द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री इट इज़ ओवर 1 करोड़, और जो हरियाणा की पॉपुलेशन की हाफ है. अगर हम एथनिक कॉम्पोजिशन की बात करें इस कंट्री के, तो एथनिक कॉम्पोजिशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि डच कम्युनिटी पूरी कंट्री में मेजॉरिटी में थी, और वो डच कम्युनिटी कैपिटल सिटी में ब्रसेल्स में माइनॉरिटी थी. फ्रेंच जो कि और कंट्री में पूरी मींस जो कंट्री वाइज अगर देखें तो वो डच के कंपैरिजन्स में माइनॉरिटी में थे, लेकिन अगर हम कैपिटल सिटी ब्रसेल्स को देखें तो वहाँ पे फ्रेंच 80% कॉन्स्टिट्यूट करते थे, यानी कि वो मेजॉरिटी में थे. अब अगर हम टोटल पॉपुलेशन की परसेंटेज वाइज बात करते हैं तो 59% फ्लेमिश रीजन में रहती थी, और वो डच लैंग्वेज बोलती थी, दैट इज़ द येलो पोर्शन. 40% people they lived in the Wallonian region and they spoke French language, that is this red region. ये rich French people जो थे, I would like to tell you, ये वहाँ पे rich और powerful लोग थे. अब जो रिमेनिंग 1% थे बेल्जियंस, वो जर्मन्स थे जो जर्मन लैंग्वेज स्पीक करते थे. सिटी ऑफ ब्रसेल्स में 80% फ्रेंच थे, वाइल 20% वर द डच स्पीकिंग. अब ये जो माइनॉरिटी फ्रेंच कम्युनिटी थी वो डच की कंपैरिजन में रिलेटिवली इट वाज रिच देन द डच. अब and it was resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later. अब इससे क्या हुआ कि ये जो दोनों डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ थे, दिस लेड टू टेंशंस बिटवीन देम. और अगर हम 1950s और 60s के बीच की बात करते हैं तो इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में जो टेंशन था वो ज़्यादा अक्यूट हो जाता है ब्रसेल्स में. ब्रसेल्स में एक स्पेशली प्रॉब्लम थी, जैसा मैंने बताया कि ये जो डच स्पीकिंग पीपल थे दे कॉन्स्टिट्यूटेड मेजॉरिटी इन द कंट्री, वाइल अगर हम कैपिटल की बात करें तो वो यहाँ पे माइनॉरिटी में थे. अब इस सिचुएशन को हम अगर श्रीलंका से कंपेयर करें तो इस कंट्री में क्या था कि श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है. इट इज़ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु. अगर यहाँ के हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो यहाँ की पॉपुलेशन 2 करोड़ के लगभग है, मीन्स सेम एज़ हरियाणा. एंड लाइक अदर नेशंस इन साउथ एशिया, जैसा कि हम भी एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में, हम लोग भी इंडिया में रहते हैं, तो उसकी तरह श्रीलंका में भी एक डाइवर्स पॉपुलेशन थी. मीन्स कि जो यहाँ का मेजर सोशल ग्रुप था विच इज़ शोन इन द येलो कलर, दे वर द सिंघाला स्पीकर्स, और उनका परसेंटेज जो था वो 74% था.
18% तमिल स्पीकर्स थे और ये जो तमिल स्पीकर्स थे इनके भी 2 सब ग्रुप्स थे। अब 2 सब ग्रुप्स कैसे, जो यहाँ पे 13% जो श्रीलंका के नेटिव तमिल्स थे, तमिल स्पीकर्स थे जो वहाँ के पहले से रहते आए थे, जिनकी अपनी नेटिव कंट्री थी वो, और रेस्ट 5% जो थे वो इंडियन तमिल्स थे। इनको कॉलोनियल पीरियड में प्लांटेशन वर्क के लिए they were taken to Sri Lanka, and these Tamilians, as you can see in the map also, they concentrated in the north and east of the country, northern और eastern portion में ही ये concentrate करते थे ये Tamilians, and mostly these Sinhala speaking people they were Buddhist, और जो Tamilians थे वो या तो हिंदू थे या मुस्लिम, एंड इन सब के अलावा 7% पॉपुलेशन क्रिश्चियंस की थी, जो दोनों लैंग्वेजेस सिंघाला और तमिल दोनों के स्पीकिंग थे, मीन्स दे स्पोक बोथ द लैंग्वेजेस। अब अगर इस सिचुएशन को हम कंपेयर करते हैं बेल्जियम के साथ, तो यहाँ डच कम्युनिटी एडवांटेज ले सकती थी अपनी न्यूमेरिक मेजॉरिटी का कि भाई हमारी तो नंबर ज़्यादा है, हम फ्रेंड से ज़्यादा है, हम जो चाहे वो यहाँ पे होना चाहिए बेल्जियम में। तो इससे क्या होता है कि ऑब्वियसली इट वुड हैव पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द कम्युनिटीज़ फर्दर, एंड ऑब्वियसली इससे क्या होता है कि कंट्री के 2 पार्टीशन हो जाते, भाई ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है तो क्या होता है, एक पार्टीशन हो जाता, फ्रेंच स्पीकिंग अलग कंट्री हो जाती और डच स्पीकिंग अलग कंट्री हो जाती, और ये दोनों साइड जो हैं वो खुद को क्लेम करते फॉर ब्रशेस। श्रीलंका में क्या हुआ कि जो सिंघाला कम्युनिटी थी इट एन्जॉयड एन इवन बिगर मेजॉरिटी। अगर यहाँ पे हम बेल्जियम के साथ श्रीलंका को कंपेयर करते हैं तो जहाँ वहाँ 59-40 का रेशियो था, यहाँ हम 74-18 का रेशियो देख रहे हैं। तो यहाँ पे तो सिंघाला कम्युनिटी एक बिगर ही मेजॉरिटी को एन्जॉय कर रही है, और ये अपने विल को पूरी कंट्री पे, जो सिंघाला स्पीकिंग पीपल जो चाहते थे वो अपनी विल को पूरी कंट्री पे इम्पोज कर सकते थे। नाउ लेट अस सी दैट हाउ दीज बोथ कंट्रीज दे टैकल्ड दिस प्रॉब्लम। नाउ अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं तो श्रीलंका इट गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948, और इसके इंडिपेंडेंस की लड़ाई में जो लीडर्स थे सिंघाला कम्युनिटी की, वो मीन्स कि ये 1948 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में इमर्ज करती है, और ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस के लिए सारी कम्युनिटीज़ के लोग साथ में पार्टिसिपेट करे होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सिंघाला कम्युनिटीज़ के लीडर्स थे दे सॉट डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ द देयर न्यूमेरिक वैल्यू और बिकॉज ऑफ देयर मेजॉरिटी। अब एक इसका ये रिज़ल्ट हुआ कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, इसने जो मेज़र को अडॉप्ट किया कंट्री के लिए वो था मेजॉरिटेरियनिज्म, ताकि सिंघाला सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश किया जा सके। 1956 में एक एक्ट पास किया जाता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट सिंघाला इट वाज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, और एंड तमिल इट वाज डिसरिगार्डेड। और जो भी गवर्नमेंट्स थे उनको प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ को फॉलो करना पड़ता था, जो कि सिंघालास के फेवर में होते थे, सिंघाला एप्लीकेंट्स के लिए फेवर में होते थे, यूनिवर्सिटी की पोजीशंस की बात हो या गवर्नमेंट जॉब्स की बात हो। एंड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इट इज स्टिपुलेटेड कि जो स्टेट है दैट विल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज़्म। ओके, तो अब ये जो भी गवर्नमेंट मेजर्स लिए गए थे, जो एक के बाद जो भी गवर्नमेंट मेजर्स आ रहे थे, ये ग्रेजुअली एलिनेशन को इंक्रीज़ करते हैं तमिलियंस में। तमिलियंस को ये फील होने लगता है कि कोई भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ मींस कि जो बुद्धिस्ट जिसको लीड कर रहे हैं वो उनके लैंग्वेज या उनके कल्चर के लिए वो सेंसिटिव नहीं थी, दे वर नॉट थिंकिंग अबाउट दीज पीपल। और उन्होंने ये फील किया कि द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट obviously they denied them equal political rights, means these Sri Lankans they were not given equal political rights, they were discriminated against them, discrimination भी obviously था in getting jobs and other opportunities, and इनके interest को ignore किया गया। तो इसका ये रिज़ल्ट हुआ कि जो सिंघाला और तमिल कम्युनिटीज़ थे they strained over time, एंड द श्रीलंकन तमिल्स, अब इन श्रीलंकन तमिल्स ने अपनी खुद की पार्टीज़ को और स्ट्रगल को लॉन्च किया ताकि इनकी जो तमिल लैंग्वेज है उसको एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज रिकग्नाइज किया जा सके।
ओके। और मीन्स कि ताकि रीजनल ऑटोनोमी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी इनको मिल सके इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब। अब जो इनकी डिमांड थी फॉर ऑटोनोमी और प्रोविंसेस विच वर पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स, दे वर रिपीटेडली डिनाइड। और 1980s में क्या होता है कि काफ़ी सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म ये तमिलियंस काफ़ी सारे श्रीलंकन तमिल्स काफ़ी सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को फॉर्म करते हैं। वन सच वाज लिट्टे, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। और उसको ये कहा जाता है कि हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उनकी हत्या में लिट्टे का ही हाथ था। तो मीन्स कि दे वर फॉर्म्ड विच जो मीन्स कि जो इंडिपेंडेंस को डिमांड करते थे तमिल इलम, ये डिमांड कर रहे थे तमिल इलम को या तमिल स्टेट को। श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट्स में ये तमिल इलम को ये डिमांड करने लगे। और जो भी डिस्ट्रस्ट था इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, ये वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट के रूप में टर्न हो गया एंड इट सून टर्न्ड इनटू अ सिविल वॉर। और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि दोनों तरफ के थाउजेंड्स ऑफ पीपल, दोनों कम्युनिटीज़ के, दे वर किल्ड। और काफ़ी सारी फैमिलीज़ दे वर फोर्स टू लीव द कंट्री। मीन्स कि एज रिफ्यूजीज़ उनको फोर्स किया गया कि वो कंट्री को लीव कर दें, और काफ़ी सारे अपनी लाइफ को ही लॉस कर देते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स सी दैट व्हाट हैपेंड इन बेल्जियम। ऑब्वियसली हमने क्या देखा कि जो भी मेजॉरिटेरियनिज्म के मेजर्स अपनाए गए थे श्रीलंका में, उससे वहाँ पे क्या होता है कि सिविल वॉर की सिचुएशन आती है और दे बोथ स्टार्टेड डिस्ट्रक्टिंग ईच अदर एंड द इफेक्ट वॉज सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक सेटबैक। नाउ लेट अस सी दैट व्हाट पावर शेयरिंग एंड अकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो अगर हम बेल्जियन लीडर्स की बात करें तो यहाँ के जो बेल्जियन के लीडर्स थे उन्होंने एक डिफरेंट पाथ लिया। उन्होंने जो भी रीजनल डिफरेंसेस और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ थी उनको रिकग्नाइज़ किया। और 1970 और 1993 के बीच में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम इट वाज अमेंडेड फॉर 4 टाइम्स। और ताकि एक अरेंजमेंट बनाया जा सके जो कि ये इनेबल करे कि that everyone should live together और in the same country। और ये जो arrangement था it worked out in different from any other country and it was very innovative। अब ये जो बेल्जियन मॉडल के कुछ एलिमेंट्स जो थे, सबसे पहला एलिमेंट ये था कि यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो प्रिस्क्राइब करता था दैट the number of the ministers from the Dutch and the French speaking areas in the central government should be equal। Secondly, no single community कैन मेक डिसीजंस यूनिलेटरली, यानी कोई भी डिसीज़न लेने के लिए दोनों कम्युनिटीज़ का कंसेंट होना ज़रूरी था। कुछ स्पेशल लॉज भी बनाए गए थे विच रिक्वायर्ड द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। और काफ़ी सारे जो पावर्स थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट्स के, दोनों रीजन्स के स्टेट गवर्नमेंट्स को दे दिए गए। एंड ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स थी दे वर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। थर्ड बेल्जियन मॉडल में ये किया गया कि ब्रसेल्स की एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई गई जिसमें दोनों कम्युनिटीज़ की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती थी। और क्योंकि यहाँ पे क्या था कि डच स्पीकिंग कम्युनिटी ने अपनी इक्वल रिप्रेजेंटेशन चूँकि सेंट्रल गवर्नमेंट में दी थी, तो ऑब्वियसली द फ्रेंच ऑल्सो इंसिस्टेड फॉर द इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डच इन द ब्रसेल्स मीन्स इन द सेपरेट गवर्नमेंट। और इस सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक यहाँ पे थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट बनाई गई दैट वाज द कम्युनिटी गवर्नमेंट। और एज आई टोल्ड यू कि else than the central and the state government there was a third kind of government which was known as the community government। अब ये जो community government थी उसको दोनों ही communities के लोग means the people who belong to one language community that is Dutch, French and German speaking वो इसको elect करते थे। अब इससे ये matter नहीं करता था कि वो रहते कहाँ हैं, where they live means ये जो गवर्नमेंट थी इसके पास पावर थे रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़। अब ये जो बेल्जियन मॉडल है ऑब्वियसली ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन
यहाँ पे अगर हम लोग मीन्स कि ये हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें इतना कॉम्प्लेक्स लग रहा है, एंड इट वाज फॉर द पीपल आल्सो हु लिव्ड इन बेल्जियम, इट वाज कॉम्प्लेक्स फॉर देम आल्सो। लेकिन ये जो भी अरेंजमेंट्स बेल्जियम में बनाई गई, दे वर्कड वेल, और जो भी यहाँ पे सिविक स्ट्राइफ था वो अवॉइड हुआ उसकी वजह से। मीन्स दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में जो भी स्ट्राइफ था, सिविक स्ट्राइफ था, वो अवॉइड हुआ, और मीन्स एंड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस, मीन्स इस तरह के बेसिस पे कोई भी डिवीजन कंट्री का नहीं हुआ। और जब और एट लास्ट व्हाट वी सी दैट व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप दे केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, ब्रसेल्स इट वाज चोजन एज इट्स हेडक्वार्टर। अब इन दोनों स्टोरीज़ को हमने दोनों सिचुएशन, दोनों केसेस को हमने देखा बेल्जियम और श्रीलंका के। तो व्हाट वी लर्न कि ये दोनों ही जो डेमोक्रेसीज़ थी, ये अपने जो इनके पास मेन प्रॉब्लम थी, मेन क्वेश्चन इनका था पावर शेयरिंग का। इन दोनों ने अपने पावर शेयरिंग के क्वेश्चन को डिफरेंटली डील किया। बेल्जियम में जहाँ लीडर्स ने ये रियलाइज़ किया कि कंट्री की यूनिटी तभी पॉसिबल है जब फीलिंग्स और इंटरेस्ट को, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के फीलिंग्स और इंटरेस्ट को भी रिस्पेक्ट किया जाए। और अब ये जो रियलाइजेशन था उससे ये रिज़ल्ट हुआ कि दैट इट वाज म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर। लेकिन अगर हम श्रीलंका की बात करें तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट सिचुएशन थी। इट्स शुड एंड कॉन्ट्रास्टिंग एग्जांपल दैट कि अगर एक मेजॉरिटी कम्युनिटी अपनी डोमिनेंस को फोर्स करती है अदर कम्युनिटीज़ के ऊपर और वो पावर शेयर को रिफ्यूज़ करती है, तो ऑब्वियसली ये कंट्री के यूनिटी को अंडरमाइन करता है। नाउ लेट्स सी दैट obviously the result was that the country which united respecting the feeling of different communities and reasons, and there are certain similarities, they both were democracies। और अगर हम differences की बात करें तो यहाँ की power sharing जो थी वो different थी, और there was something unique about Belgium। that unique thing about Belgium was that the leaders, they have realized the unity of the country and is possible, and they thought that it is only possible by respecting the feelings and interests of different communities and reasons। और अगर हम श्रीलंका के सिस्टम में ड्रॉबैक को देखें तो ऑब्वियसली जो डोमिनेंस थी मेजॉरिटी कम्युनिटी की, दैट वाज द मेजर ड्रॉबैक इन द केस ऑफ श्रीलंका। नाउ लेट्स सी दैट वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल। अब अगर हम पावर शेयरिंग के फेवर में रीजंस की बात करते हैं तो यहाँ पे 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजंस दिए जाते हैं पावर शेयरिंग के फेवर में। पहला तो ये कहा जाता है कि पावर शेयरिंग इज़ गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 सोशल ग्रुप्स। अब ये जो भी सोशल ग्रुप हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो ऑफन वायलेंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ लीड करते हैं। पावर शेयरिंग ये गुड क्यों है? क्योंकि ये इंश्योर करता है पॉलिटिकल ऑर्डर के स्टेबिलिटी को। और अगर हम बात करें इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स, तो ये एक तरह से ये एक अट्रैक्टिव ओपिनियन लग सकता है शॉर्ट रन के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए ये एक अट्रैक्टिव ओपिनियन लग सकता है। लेकिन अगर हम लॉन्ग रन या लॉन्ग टाइम की बात लेकिन अगर हम लॉन्ग रन या लॉन्ग टाइम की बात करते हैं तो ये कंट्री की यूनिटी को अंडरमाइन करता है और मेजॉरिटी की टायरनी को शो करता है। मींस इट्स नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी बट इट ऑफन ब्रिंग्स रूइन टू द मेजॉरिटी एज वेल। और यहाँ पे एक सेकंड डीपर रीज़न है पावर शेयरिंग का कि ये डेमोक्रेसीज़ के लिए गुड होता है, क्योंकि इट इज़ ऑब्वियसली द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी और एक डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व करता है शेयरिंग ऑफ पावर हु आर अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद द इफ़ेक्ट्स। अब यहाँ पे डेमोक्रेसी में चूँकि लोगों के पास ये राइट होता है कि उनको कंसल्ट किया जाना चाहिए कि हाउ दे आर गवर्न। एक लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट वो होती है जहाँ जो सिटीजन्स को मींस कि वेयर दी उसको हम कहते हैं जहाँ पे सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन होता है, दे एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम। अब ये जो फर्स्ट रीज़न है जो मैंने बताया कि कॉन्फ्लिक्ट वाला, वो प्रूडेंशियल रीज़न है। अब ये प्रूडेंशियल रीजंस जो होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करते हैं सोशल ग्रुप्स में।
स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड इट हैज़ बेटर आउटकम। लेकिन अगर हम मॉरल रीज़न की बात करें तो ऑब्वियसली इट इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पे लोगों के पास ये राइट होता है टू बी कंसल्टेड फॉर गवर्निंग प्रैक्टिसेस एंड पावर शेयरिंग इज़ वैल्यूबल। अब एक अगर हम ये बात करें कि एक डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पावर को डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया जाना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होता है कि द पीपल दे आर द सोर्स ऑफ ऑल पावर एंड दीज पीपल दे रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट्स एंड देयर इज ड्यू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स and views and all have a voice in shaping policy, public policies. अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि पावर शेयरिंग का मतलब ये होता है कि जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, हमारे पास हार्ट है, माइंड है, किडनी है, सबके फंक्शंस अलग अलग होते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन सा पार्ट इम्पॉर्टेंट है। सिमिलरली पावर शेयरिंग की जब बात की जाती है तो गवर्नमेंट के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन चारों में पावर बिल्कुल बराबर शेयर की जाती है डिफरेंट गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में। मींस कि ये इसको हम ये कहते हैं जब पावर डिफरेंट ऑर्गन्स में शेयर की जाती है, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, इसको हम हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी डिफरेंट ऑर्गन्स है गवर्नमेंट की वो सेम लेवल पे प्लेस होते हैं ताकि वो डिफरेंट पावर्स को एक्सरसाइज कर सके। जैसे अगर हमारा हार्ट ना हो तो हमारी बॉडी चलेगी नहीं। ऑब्वियसली ब्रेन का अपना अलग वर्क है, किडनी का अलग वर्क है, दे ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सिमिलरली दीज ऑर्गन्स are also important and they have different powers. अब इस तरह का सेपरेशन ये इंश्योर करता है कि कोई भी एक ऑर्गन गवर्नमेंट का, आइदर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी, वो अनलिमिटेड पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकता और हर एक ऑर्गन एक दूसरे को चेक करता है और दिस रिजल्ट्स इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि जैसा कि हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है कि डेमोक्रेसी में क्या है कि जो मिनिस्टर और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं वो पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं और वो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये जो जजेस हैं उनको एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करती है, लेकिन जो भी एग्जीक्यूटिव लॉज हैं उनकी फंक्शनिंग को मींस जो भी उनकी फंक्शनिंग को जो लेजिस्लेचर्स जिनको बनाती है उनको ये चेक करते हैं। इस तरह का मींस जहाँ दोनों एक दूसरे को चेक कर रहे हैं, मींस कि उसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। सेकेंड, जब गवर्नमेंट की पावर्स शेयर की जाती हैं डिफरेंट लेवल्स पे, ओके, तो इसको हम कहते हैं कि जैसे कि मान लिया कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है पूरी एंटायर कंट्री के लिए और कुछ स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट बनाई गई है रीजनल लेवल पे, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंटली कैरी आउट हो सके। तो इस तरह के जनरल गवर्नमेंट को जो पूरे इंटायर कंट्री के लिए होती है उसको हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, यानी कि जहाँ पे गवर्नमेंट के जो पावर्स होते हैं वो लेवल्स के अकॉर्डिंग डिवाइड होते हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट होती है। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट को हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं और जो हमारी प्रोविंशियल या रीजनल लेवल पे जो गवर्नमेंट हैं उनको हम डिफरेंट नेम से डिफरेंट कंट्रीज़ में कहते हैं। इंडिया में हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। अब ये जो सिस्टम है ये सारी कंट्रीज़ इस सिस्टम को नहीं फॉलो करती हैं। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं कि जहाँ पे कोई भी प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, जैसे हमारी कंट्री में है जहाँ पे कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं। दिस कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि बेल्जियम में फॉलो किया गया, लेकिन इसको श्रीलंका में रिफ्यूज़ किया गया। दिस इज़ कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। लेकिन अगर हम सेम प्रिंसिपल की बात करें तो ये एक्सटेंड हो सकती है टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट विच आर लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट और एज द म्यूनिसिपैलिटी एंड द पंचायत, ओके। इस डिवीज़न ऑफ पावर को हम वर्टिकल डिवीज़न ऑफ पावर कहते हैं। अब ये जो पावर है वो शेयर की जा सकती है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में। तो मीन्स जैसे कि रिलीजियस की बात करें या लिंग्विस्टिक ग्रुप्स की बात करें, जैसे कि बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट थी जो कि इस तरह के
पावर शेयरिंग का एक अच्छा एग्जाम्पल है सोशल ग्रुप। तो कुछ कंट्रीज़ में ऐसा होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट्स होते हैं जहाँ पे कि वीकर सेक्शंस को और जो वुमेंस हैं वो उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए मींस लेजिस्लेचर्स और एडमिनिस्ट्रेशन में उनके पार्टिसिपेशन के लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट किए जाते हैं। जैसा कि 9th क्लास में भी वी हैड स्टडीड अबाउट द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट ऑफ अ कंट्री। तो ये जो अरेंजमेंट होती है ये इट इज़ मीन टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स जो कि अदरवाइज फील करते हैं एलिनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब ये जो मेथड है उसको यूज़ किया जाता है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को पावर में एक फेयर शेयर देने के लिए। Now the fourth kind of arrangement is power sharing arrangement, which can be seen in the political parties, pressure groups and movements. तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं उन लोगों को जो पावर में हैं। इन अ डेमोक्रेसी the citizens they should have freedom to choose among various contenders for power. एंड अगर हम कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी की बात करें तो दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज़। मींस कि अब ये जो डिफरेंट पार्टीज़ के बीच में जो ये कंपटीशन होता है वो ये इंश्योर करता है कि ये पावर केवल एक हैंड में ही नहीं रिमेन कर सकता है। और अगर हम लॉन्ग रन की बात करें तो पावर इट इज़ शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ दैट रिप्रेजेंट जो अपनी डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ को और सोशल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड समटाइम्स ये जो काइंड ऑफ अरेंजमेंट है शेयरिंग इट कैन बी डायरेक्ट व्हेन 2 or more parties फॉर्म एन अलायंस और टू कंटेस्ट इलेक्शंस। मींस कि अभी हाल फिलहाल काफ़ी इन इलेक्शंस में हमने अलायंस गवर्नमेंट को देखा है, कुछ पार्टीज़ एक साथ मिलके इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट कर रही थी। And what we find that the interest groups of such as those of the traders, the businessmen, industrialists, farmers and industrial workers, they also have a share in the governmental power. या तो पार्टिसिपेशन के थ्रू गवर्नमेंटल कम्युनिटीज़ में या थ्रू ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. So this was all about this chapter. What we saw in this chapter that how power sharing was means how the question of power sharing was dealt in 2 countries. In Belgium and Sri Lanka we saw how they handled. One was successful and the other had civil war. Okay, so I hope you liked my video. If you liked my video, do subscribe to my channel.